नमस्कार, मैं राहुल कुपेल आज के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इससे पहले हम एक बेहतरीन क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं जो थे पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। तो उस क्लास को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आंतरिक संरचना की बात जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या हम पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जब हम विभिन्न ग्रहों की यात्राएं कर सकते हैं तो हम पृथ्वी के अंदर जाने की संभावना भी हमारी होनी चाहिए, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया है। उसके विभिन्न तरीके के क्या है कारण है, उस कारण की वजह से हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाए हैं। तो फिर जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसके बारे में हमें किस तरीके से पता लगा, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो इसके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही बात आती है कि किस तरीके से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा। तो उस स्रोतों को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वह किस प्रकार के हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिनसे हमें इसके बारे में पता लगा है। तो पहला जो स्रोत आता है वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन सा है? अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्राकृतिक, जो प्राकृतिक नहीं है। क्या है? प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि बिना स्रोत के हमें कैसे पता लगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है और उसके बारे में हमने किस तरीके से जाना। ठीक है। तो दूसरा है हमारा प्राकृतिक स्रोत, कि प्रकृति के द्वारा हमें पता लगा है कि किस तरीके से पृथ्वी बनी है। जो अप्राकृतिक स्रोत है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है घनत्व, यानी कि पृथ्वी के घनत्व के बारे में हमें पता लगा कि किस तरीके से वह निर्माण होता है। दूसरा है हमारा ताप और तीसरा है हमारा ताप। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में हम देखते हैं ज्वालामुखी। कौन सा है? ज्वालामुखी। जब हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते तो किस तरीके से हमें पता लगा, उसके स्रोत के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा है इसमें भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग। और तीसरा है जो उल्कापिंड होते हैं ना, उनसे भी हमें पता लगा है कि पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है। भूकंपीय तरंगों पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम घनत्व के बारे में बात करें, घनत्व, तो पृथ्वी का जब हम देखते हैं तो हमें ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो दिखाई कैसा देता है? ठोस दिखाई देता है। मगर पृथ्वी जो है एक लेयर में बटी हुई है, यानी कि क्या है, बहुत सारी लेयरों से क्या है, पृथ्वी बनी हुई है। तो जब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो उसमें हमें एक संरचना हमारे दिमाग में आती है कि वह किस तरीके से, क्या वह ठोस है, क्या वह पूरी तरीके से ठोस है, क्या पृथ्वी जो है एक ही तत्वों से मिलकर बनी है। तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। मगर जब हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से वो लेयर बाय लेयर चेंज होती चली जा रही है,
और उसमें पदार्थों के माध्यम से परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घनत्व के बारे में। तो घनत्व की जैसी बात आती है तो घनत्व क्या होता है भाई? घनत्व अगर देखें, घनत्व क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? ठोस के। घनत्व का मतलब है प्रोपोर्शनल है, ठोस है। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी ही क्या है, वह वस्तु क्या होगी? ठोस होगी। जितना ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा वह वस्तु क्या होगी? उतनी ही ठोस होगी। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे मान चलिए पृथ्वी है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो त्रिज्या है हमारी 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर। तो जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हम अभी तक अगर पृथ्वी के अंदर जाने की बात करें तो हम 4 से 6 किलोमीटर ही पहुंच पाए। 4 से 6 किलोमीटर ही, वो भी किसके माध्यम से? खदानों के माध्यम से। खदान के माध्यम से, यानी कि जो खान होती है ना, उनके माध्यम से हम 4 से 6 किलोमीटर ही पृथ्वी के अंदर पहुंच पाए। और तेल कूप जो होते हैं, तेल कूप के माध्यम से हम कितना पहुंच पाए? 12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक ही हम नीचे पहुंच पाए। तो फिर इस वाली संख्या को अगर हम देखें तो, और इसको देखें तो हम देखते हैं कि इसके सामने 6300 किलोमीटर, 371 किलोमीटर के सामने ये क्या है? बिल्कुल भी निग्लिजिबल है, यानी कि नगण्य है ना। इसके कंपैरिजन में ये क्या है? बहुत छोटी संख्या है। तो फिर किस तरीके से हमें पता पड़ा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसका घनत्व कैसा है? तो हम देखेंगे तो ऊपर जो पृथ्वी है, पृथ्वी अगर देखा जाए तो वह बिल्कुल ही एक अंडे के समान है। जैसे हम वो बॉयल अंडा देखते हैं ना, तो बॉयल अंडा को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ऊपर का जो होल होता है वो क्या है? व्हाइट जो होल होता है वो कैसा बनता है? व्हाइट होल होता है वो कैसे बनता है? कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो अंदर क्या है? जो प्रोटीन होता है वो होता है, और एक अंदर पार्ट होता है वो योग होता है, ठीक है। ये अंडे का आकार है। सेम इसी की तरीके से क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। सेम क्या है? इस तरीके से हमारी पृथ्वी। तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जब जैसे ही हम घनत्व के बारे में बात करेंगे तो घनत्व क्या है? ठोस के साथ बढ़ता है। ठोस जैसे बढ़ेगा वैसे ही घनत्व बढ़ेगा। तो पृथ्वी का जो एवरेज यानी औसत घनत्व है, औसत घनत्व कितना है? वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वी का एक 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है? 3 लेयर है। तो 3 लेयरों में क्या है? एक ये ऊपर कौन सी लेयर है? क्रस्ट है। दूसरी लेयर क्या है? मेंटल है। और तीसरी जो लेयर है वो कौन सी है? वो कोर है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल बॉयल जो एग है यानी बॉयल अंडा है, उसी की तरीके से हमारी पृथ्वी डिवाइड है 3 लेयरों में, ठीक है। और भी हम आगे बात करेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। इसका जो घनत्व है वो कितना है? क्रस्ट का वो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 2.9 है। लगभग कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और औसत घनत्व क्या है? 5.5। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो अगर पूरे टोटल का देखें तो कहीं ना कहीं घनत्व इसमें बढ़ रहा होगा। अब घनत्व बढ़ने का कारण क्या है? घनत्व बढ़ने का कारण ये है, वो है दाब। क्या है? दाब। अगर हम इसका कोर का जो घनत्व देखते हैं वो क्या है? वो 5.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 11 कितना है 11 तक है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। तो कोर का अगर हम देखें तो 5.5 ग्राम से लेके और 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो दिमाग में एक चीज और आती है कि इसका घनत्व कैसे बढ़ रहा है। तो उस घनत्व को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। और प्रेशर के किस तरीके से है, अगर पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी क्या है, लेयरों में डिवाइड है। क्या है, लेयरों में डिवाइड है, यानी परत दर परत है। तो परत इधर भी होगी और इधर भी होगी, इधर होगी और इधर होगी और इधर भी होगी। तो चारों तरफ से जब वो परत बनेगी तो क्या बनेगा, एक दाब क्रिएट करेगी, यानी कि एक दाब बनाएगी। क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि एक लकड़ी का तख्ता है और वो लकड़ी का तख्ता किसी उस पर जाल पर रखा हुआ है। अगर वही जाल के ऊपर 10-12 तख्ते रख दिए जाए तो क्या होगा, जो जाल होगा, नेट जो होगा वो क्या ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दाब इंक्रीज हो रहा है। दाब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी कारण क्या है, इसका घनत्व ज्यादा है जब हम पृथ्वी की केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। जब पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या है, घनत्व हमारा क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ता चला जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, घनत्व प्रोपोर्शनल होगा किसके, दाब की। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा घनत्व भी बढ़ेगा पृथ्वी के संदर्भ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है ताप। नेक्स्ट बात करते हैं ताप के बारे में। तो ताप में अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मान चलिए ये हमारी पृथ्वी है और इसमें 3 लेयर है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे वह पृथ्वी क्या होगी, और उसमें ताप क्रिएट होता चला जाएगा, ताप बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, ताप बढ़ता चला जाएगा। और ताप बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ने का कारण क्या है, दाब बढ़ रहा है। अब दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ने से क्या है, घनत्व भी बढ़ रहा है। दाब बढ़ने से क्या है, घनत्व भी बढ़ रहा है। और एक मेन कारण क्या है कि पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, उसमें कई लेयर है। जैसे एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तो जब ये लेयर आपस में घर्षण करती है, क्या करती है, घर्षण करती है। तो घर्षण करने से भी क्या हुआ, ताप में क्या हुई, वृद्धि आएगी। घर्षण करने से क्या हुआ, ताप में वृद्धि आएगी। दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी क्या है, एक आग का गोला थी। जब आग का गोला थी, पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। तो जब पृथ्वी आग का गोला थी तो जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वो सबसे पहले क्या है, बाहरी जगह से गर्म होती है। और बाहरी जगह से गर्म होने के साथ साथ वो क्या अंदर बाद में ठंडी होती है। तो एक चीज दूसरी चीज क्या है कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनके कारण भी इसका क्या है, तापमान इंक्रीज हो रहा है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण भी क्या हो रहा है, तापमान इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब उस तापमान के बढ़ने से क्या होगा, उस तापमान के बढ़ने से क्या होगा भाई, ये जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए और वो बढ़ता भी है। यहाँ जो कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये बिल्कुल ही इतना है जितना कि सूर्य की सतह है। ये कितना है, सूर्य की सतह के बराबर है। तो जब हम बात करते हैं, जब ये सूर्य की सतह के बराबर है, इतना है, तो ये इसको क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं, ये क्या है, बिल्कुल ठोस अवस्था में है। कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। वो और भी बात करेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ एक कौन सी कोर बनेगी, एक बाह्य कोर बनेगी और एक बनेगी आंतरिक कोर। तो जी वाली जो कोर है वो बाह्य कोर है, बाह्य कोर। और अंदर वाली जो कोर है वो कौन सी, आंतरिक कोर है।
तो इन दोनों में अंतर क्या है? आंतरिक कोर क्या है? ठोस है। आंतरिक कोर कैसी है? ठोस है। ये कैसी है? ठोस। और ये कैसी है जी? द्रव के रूप में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वो क्या है? उसको फैलने नहीं देगा, इसीलिए वह द्रव की अवस्था में नहीं आ पाता। और 6000 डिग्री सेल्सियस पे भी वो क्या रहता है? ठोस रहता है। कैसा रहता है? ठोस रहता है, क्योंकि उसको आयतन नहीं बढ़ रहा है। जब आयतन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? वह ठोस अवस्था में रहेगा, मगर उसके सराउंडिंग जो जो बाह्य कोर होगी वह थोड़ा सा क्या करेगी? द्रव अवस्था में यानी प्लाज्मा जैसी अवस्था में आएगी, मगर वो भी पूरी पूर्णतः क्या है? द्रव नहीं होगी। तो इसलिए बाह्य कोर और आंतरिक कोर में ये अंतर आता है ताप के कारण। अब हम देखते हैं कि जब हमारा ताप बढ़ रहा है तो उसको क्या है? बाहर निकल जाना चाहिए, मगर पृथ्वी इतनी बड़ी रूप में है और इतने विशालकाय अपनी संरचना को बनाए रखे हुए है कि उसका वो जो बिखराव है यानी जो आयतन है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इससे आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा ताप और दाब के बारे में। तो पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो मान चलिए पृथ्वी इस तरीके से है और उसको हमने डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने से पहले हम देख लेते हैं वो किस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि अगर हम इसको काट के देखते हैं, जैसे हमारे चलिए एक तरबूज है और तरबूज को अगर हम काटेंगे तो किस तरीके से रूप लेगा उसको हम देखते हैं। तो तरबूज है, तो तरबूज को अगर हम काटते हैं तो वह किस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। तो पृथ्वी को क्या किया हमने? थोड़ा सा पार्ट को हमने काट लिया है। क्या कर लिया? काट लिया। तो ये जो पार्ट है वो इनर कोर है, यानी ये इसका कोर है, कोर पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट बनना है वो कौन सा बनना है? मेंटल। ये क्या है? मेंटल। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले को देखें तो वो क्या है? ऊपर वाला है स्थल मंडल। क्या है ये? स्थल मंडल। ये क्या है? स्थल मंडल है। और नेक्स्ट और अंदर बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे दुर्बलता मंडल। कौन सा है? दुर्बलता मंडल। ठीक है, और अंदर हम बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। और अगर अंदर जाते हैं तो उसको बोला जाता है बाह्य कोर। ये क्या होता है? बाह्य कोर। मध्य मंडल वही मेंटल वाला, वही ये। इसको बोला जाता है आंतरिक कोर। इसको बोला जाता है आंतरिक कोर। पृथ्वी की संरचना को देखते हुए अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपको देखा तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम से ही क्या है चीजें क्लियर होती है। डायग्राम अगर अच्छा नहीं है तो आपको मेंस में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखाई
देती है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अगर हम देखें कि किस तरीके से यह डिवाइड है तो उसको हम देखेंगे। मान के चलिए अगर हम इसमें से एक पार्ट काट लेते हैं, जैसे तरबूज की बातें है, और इसमें से हम इसको काट लेते हैं, तो काटने के बाद क्या होगा, हमें वो आंतरिक संरचना के बारे में पता लगेगा? हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा? उसका कारण ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने का मतलब क्या है, क्योंकि दूसरा कारण क्या है, हमारे पास ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंग है, जिससे बहुत ही प्रामाणिकता के साथ हमारे पास स्रोत है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनी हुई है। अगर हम इसको देखें तो एक कॉमन डायग्राम हम आपको बना के दे देते हैं, उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मान के चलिए ये हमने, और इसी डायग्राम से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, इसी डायग्राम से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी को हमने एक, जैसे मान चलिए तरबूज काटते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको काट लिया। तो काटने के बाद क्या है, मान लीजिए ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर दें। तो जो इसको थोड़ा कलर देंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। तो जो पहला जो पार्ट है, तो क्योंकि पृथ्वी जो है हर जगह से एक सी तो है नहीं, पृथ्वी क्या है, एक हर जगह से एक सी नहीं है, तो ये क्या है, हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट है वो कौन सा है, महाद्वीप है। कौन सा पार्ट है, महाद्वीप है। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, समुद्र, यानी कि महासागर। ये महासागर वाला पार्ट है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सब तरीके से समान नहीं है, तो ये क्या है, एक तरीके से महासागर है, इस तरीके से है। ठीक है, इसको इस तरीके से बना, इसको देखा है तो ये कुछ इस तरीके से होगी। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट कौन सा है, ये है, और नीचे का क्रस्ट कौन सा है, ये है। तो अगर इसकी गहराई को अगर हम देखें तो इसकी गहराई को देखते हैं हम 33 किलोमीटर पर, कितना, 33 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी गहराई है ना। तो इसको हम देखते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के माध्यम से। ये कौन सा है, अपर क्रस्ट, और ये कौन सा है, लोअर क्रस्ट। इसके माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है, दुर्बलता मंडल आता है। क्या आता है, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इसको क्यों कहते हैं वो अभी हम बता रहे हैं। दुर्बलता मंडल, जिसे एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर में हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है। तो अगर हम आगे हम एक क्लास लेंगे प्लेट विवर्तन की, उसमें आपको समझ में आएगा। तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, एक लेयर में बटी हुई है। क्या है, लेयर में बटी हुई है। तो लेयर में बटी हुई है, लेयर के बटने के साथ साथ वो क्या है, टुकड़ों में भी है। क्या है, टुकड़ों में भी। जैसे मान चलिए एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल में हम क्या देखते हैं, फुटबॉल में हम देखते हैं कि किस तरीके से है, डिवाइड है। क्या देखते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं, तो वो टुकड़ों में डिवाइड रहता है। तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी क्या है, टुकड़ों में डिवाइड है। और टुकड़ों में डिवाइड होने के साथ साथ क्या है, वह एक ऐसे पदार्थ पर तैर रही है जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है।
क्या कहता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अब इस दुर्बलता मंडल में ही क्या है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। और उस ज्वालामुखी से ही क्या है, हमें पता चलता है कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो अगर हम इसको देखें तो मान के चलिए ये दुर्बलता मंडल है। इस दुर्बलता मंडल में होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो पदार्थ है वो कैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये प्रेशर और ताप यानी दाब और ताप के कारण इसकी ये अवस्था बनती है। दाब और ताप के कारण क्या होता है, ऐसी अवस्था बनती। दाब भी बढ़ गया है और ताप भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो यह क्या होता है, ये क्या होता है, तरल अवस्था में आ जाता है। कैसी अवस्था में आ जाता है, तरल अवस्था में, यानी प्लाज्मा जैसी स्थिति है, ना तो तरल है ना ही क्या है, ना तो तरल, वो प्लाज्मा लिख लो एक तरीके से, प्लाज्मा जैसी कंडीशन आ जाती है, जेली टाइप का, जैसे जेली होती है ना, इस टाइप का इसमें संरचना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। तो वो जो दूसरा पार्ट है जहां दुर्बलता मंडल खत्म होता है और उसके बाद ही क्या चालू हो जाता है, हमारा मेंटल चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटल चालू हो जाता है। मगर ये कौन सा मेंटल होता है, ये अपर मेंटल होता है। कौन सा मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है लोअर मेंटल की। कौन सी आती है, लोअर मेंटल, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कौन सी है, बाह्य कोर की। कौन सा है वो, बाह्य कोर, बाह्य कोर, ठीक है। और नेक्स्ट है वो है आंतरिक कोर। इस तरीके से पृथ्वी को डिवाइड किया गया है आंतरिक संरचना के बारे में। इसके बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में। तो अगर हम देखें इसको इस साइड में, तो 33 किलोमीटर किसका था, जो हमारी क्रस्ट है। कौन सी क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो क्या है, दुर्बलता मंडल है। तो उसका जो लेंथ है वो कितना है भाई, 120 से 200 किलोमीटर। 120 से 200 किलोमीटर है। 120 से कितना है, 200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ताप के बारे में थोड़ा जानकारी लें, तो ताप में अगर हम देखें तो यहाँ पे 32 मीटर, मैं फिर से कह रहा हूँ मीटर है, कितना है, 32 मीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और जो शुरुआत की अगर फर्स्ट 100 किलोमीटर में वह कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर देखें 300 किलोमीटर के बाद, 300 किलोमीटर के बाद यह कितना हो जाता है, 300 किलोमीटर के बाद यह हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस के अनुपात में, पर किलोमीटर के अनुपात में यह बढ़ता है। ये भी पर किलोमीटर है, इसको सब में लिख लो पर किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर के बाद ये क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ता है। फिर इसके बाद में कितना हो जाता है, बाद में हो जाता है ये फिर से 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, ये बाद में इससे क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, इधर 2 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर जब इस चीज को हम देखते हैं तो ये इसकी रेंज है वो 120 से 200 किलोमीटर के बीच में है। अब 120 से 200 किलोमीटर के बीच में भी ये आ रहा है 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं।
अब बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आगे और बढ़ता चला जाएगा, मगर कब तक बढ़ेगा, 300 किलोमीटर तक बढ़ेगा, जब तक कि दुर्बलता मंडल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। तो मेंटल जो ऊपरी लेयर है वो कहाँ पे खत्म होती है, वो होती है हमारी 700 किलोमीटर पर। कहाँ पर खत्म होती है, 700 किलोमीटर पर। नेक्स्ट जो लोअर मेंटल है और जो बाह्य कोर की जो सीमा है वह है 2900 किलोमीटर पर। कितना है, 2900 किलोमीटर पर। और इसका जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो संबंध है वो क्या है, 500 यानी कि 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर। नेक्स्ट जो इसका जो केंद्र है यानी कि जो आंतरिक कोर है वह है हमारा 6371 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इनके जो संबंध बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए लो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, उसके बाद है दुर्बलता मंडल, फिर मेंटल हेल्थ, तो इनके बीच में भी एक संबंध है यानी कि असंबद्धता है, और उस असंबद्धता के भी नाम है। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है उसके बीच की पार्ट को हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, यानी कि उसको लाइन भी हम कह सकते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। ये किसके बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। फिर हम जैसे ही दुर्बलता मंडल खत्म करते हैं, यानी कि क्रस्ट जैसे ही खत्म होता है और क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मोहे असंबद्धता। उसको क्या बोला जाता, मोहे असंबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 700 किलोमीटर पर है, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की लाइन है उसको बोला जाता है रिपीट असंबद्धता। क्या बोला जाता है, रिपीट असंबद्धता या रिपीट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो 2900 किलोमीटर पर है, जो लोअर मेंटल और बाह्य कोर के बीच का रिलेशन दर्शाती है, उसको बोला जाता है गुटेन वर्ग असंबद्धता। क्या बोला जाता है, गुटेन वर्ग असंबद्धता। ये सब वो उन खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इसकी खोज की है, और इनका आधार ताप घनत्व और दाब के कारण इनका नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है जो कि 5100 है, लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया है। और एक चीज और देखते हैं, क्योंकि इसमें जो घनत्व है वो घनत्व भी तो चेंज हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या घनत्व भी बदलता जा रहा है। तो जब कोनार्ड असंबद्धता की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पे कितना घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो क्या घनत्व में बदलाव आएगा, क्योंकि दाब क्या बढ़ रहा है। यहाँ कितना हो गया, 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता चला जाएगा। रेपिडी पर यही चीज क्या है, थोड़ी और इंक्रीज होती है यानी और बढ़ती है। वो कितने में बढ़ती, 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो गुटेन वर्ग पर यह और इंक्रीज होता है और ये जो बढ़ता चला जाता है। ये कितना हो जाता है, 5.5 से 10 तक ये हो जाता है, 10.1 मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह और कितना बढ़ता है। यह
जब ये लेह में असमंजसता और 6371 किलोमीटर पर पहुंचता है तो यह संख्या और बढ़ जाती है, ये हो जाती है 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा घनत्व के बारे में। तो देखिए किस तरीके से यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी डायग्राम में आपके सारे मेंस प्री के सारे जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें पता लगा कि यह पृथ्वी इस की जो संरचना है वह इस तरीके से बनी हुई है। तो अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी के बारे में। तो पहला जो फैक्टर है जो प्राकृतिक का है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, बाकी क्या हम बाद में बताएंगे। तो जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं तो वह एक संरचना बनाती है, और संरचना बनाने का कारण क्या है कि वह नीचे जब प्लेटें खिसकती हैं, जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी जो है उस पर प्लेटों के भांति बनी हुई, पेट्रोल की प्लेटों की भांति बनी हुई है। तो जब ये पृथ्वी खिसकती है तो यहाँ क्या होता है भाई, तो पृथ्वी में क्या है, अगर माइनर भी अगर थोड़ा सा वो फर्क आएगा तो क्या होगा, फर्क आने से क्या है, थोड़े सा भी अगर खिसका यानी 1 सेंटीमीटर भी अगर वो खिसकती है तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन कहाँ पे होता है, वह परिवर्तन होता है दुर्बलता मंडल में। कहाँ होता है, दुर्बलता मंडल में होता है। और यहाँ से जो पिघला हुए पदार्थ होते हैं जो मैग्मा के फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, मैग्मा के फॉर्म में होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वह एक लावा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लावा का निर्माण करते हैं। ये हमारी ज्वालामुखी है। ठीक है, और जब वो लावा का निर्माण करते हैं तो लावा से क्या होता है, पृथ्वी पर उन पदार्थों के बारे में हमें पता लगता है जो पृथ्वी के भूगर्भ में से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में से निकले हैं। और उन पदार्थों से ही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता पड़ता है। किसके बारे में पता पड़ता है, आंतरिक संरचना के, वह किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो प्रमाण था ज्वालामुखी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, जो कि एक पुख्ता प्रमाण दर्शाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। ठीक है, क्या दर्शाता है, एक पुख्ता प्रमाण दर्शाता है। तो आगे हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगें, तो भूकंपीय तरंगों को अगर हम देखें, भूकंपीय जो तरंगें हैं वो कैसी हैं, पी यानी प्राथमिक तरंगें हैं। ठीक है, और वो क्या है, द्वितीय यानी सेकेंडरी तरंगें हैं। और नेक्स्ट कौन सी है, जो धरातलीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भूकंप आता कैसे, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में एक केंद्र है जो कि 60, 70, 100, 200 किलोमीटर के पृथ्वी के अंदर गहराई में होते हैं। और वो जो केंद्र होते हैं वो होते हैं हमारे दुर्बलता मंडल में, जहाँ से क्या प्लेटें खिसकती हैं। और भूकंप आने के कई कारण हैं। भूकंप आने के कई कारण ये है कि बांधों का निर्माण होना। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति में उन बांधों के कारण बदलाव होना। ठीक है, तो और सबसे मुख्य कारण है प्लेटों का खिसकना, जिसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो जहां से भूकंप उठता है तो उसको बोला जाता है भूकंप फोकस। क्या बोला जाता है, भूकंप मूल यानी कि फोकस, इसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से भूकंप उठा ऊपर आएगा, जिस जगह पे भूकंप आता है यानी कि सबसे पहले यहीं पे महसूस हुआ, तो इसको बोला जाता है एपी सेंटर। क्या बोला जाता है,
ईपी सेंटर कहा जाता है। इस ईपी सेंटर पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है ना। तो अब जब इसमें भूकंप महसूस किया जाता है तो ये क्या है, यहाँ से उठा और ऊपर आया, ठीक है। तो ये भूकंप आने के जो कारण है वो कारण क्या है, वो तरंगे हैं। क्या कारण है, तरंगे। उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो तरंगे कौन कौन सी है, वो तरंगे हैं हमारी पी तरंगे। पहली कौन सी है, पी तरंगे हैं। पी तरंगे। दूसरी है हमारी एस तरंगे। तीसरी है एल तरंगे, जो धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे। अच्छा, जो पी तरंगे हैं उनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। इनको दो द्वितीय बोले तो पहले कौन सी आती होगी, ये आती होगी, तो इसीलिए उनको पहले नाम दिया है। ये कौन सी होती है, द्वितीय तरंगे। बाद में, सबसे बाद में तरंगे कौन सी आती है, धरातलीय तरंगे आती हैं। पी तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती है, पी तरंगे होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। और ये तरंगे होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती है, जो तरंग संचरण की दिशा होती है वही माध्यम के कणों की दिशा होती है। जैसे मान चलिए तरंग संचरण की दिशा ऐसी है, तरंग संचरण कैसे हो रही है, इस तरीके से हो रही है। तो माध्यम के जो कण है वो उसी के अकॉर्डिंग ही इनका बहाव होगा, ये होगा माध्यम के कण। तो ये इस तरीके से चलती हैं। यह जो तरंगे होती है सभी माध्यमों में चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती हैं, सभी माध्यमों में ये प्रवेश कर जाती है। तो इनको ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस सब में ये प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इनको ध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है, ये ध्वनि तरंगे होती है। क्या होती है, ध्वनि तरंगे होती है। मगर जो एस तरंगे होती हैं, एस तरंगे क्या होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वो माध्यम के कण क्या होंगे, लंबवत होंगे। माध्यम के कण कैसे होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। और इधर आगे बढ़ते हैं तो ये कितना होते हैं, ये जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। किसके लंबवत होते हैं, तरंग संचरण, जिस दिशा में तरंग चल रही होगी उसके क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये क्या है, तरंग संचरण के दिशा के क्या होते हैं, लंबवत चलते हैं। और ये क्या होते हैं, उसकी दिशा में गति करते हैं। इसका ये जो तरंगे हैं वो कौन सी होती है, द्वितीय तरंगे होती हैं। अभी और दूसरी तीसरी जो तरंग होती है वो धरातलीय, जो कि सबसे भयानक तरंग होती है। इसी से सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी पर होता है। अब हम बात करेंगे ये किस तरीके से पृथ्वी पर चलती है। तो पृथ्वी पर जब चलती है तो भाई जब तरंगे कहीं से आ रही होंगी तो उसकी प्रकृति को लेते हुए वो आती है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि तरंगे आ रही है तो वो क्या करेगी, एक पृथ्वी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको लेते हुए वो आएगी। तो जब वो पृथ्वी पे लेके हुए आएगी तो उसके माध्यम के बारे में भी जानकारी लेके आएगी। क्या लेके आएगी, माध्यम के बारे में भी जानकारी लेते हुए आएगी। तो हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो जैसे ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा इंटरेस्ट है हमारा, ये
कौन सा पार्ट है? ये कैपेसिटर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसमें देखते हैं ये, और एक ये पार्ट है। ये भी पार्ट कैसा है? ठोस है। और ये पार्ट कैसा है? द्रव है। मगर ये कौन सा पार्ट है? ये बाह्य कोर है। बाह्य कोर है। और ये कैसा? आंतरिक कोर है। ठीक है, जो बिल्कुल ठोस अवस्था में है। तो जब जब तरंगे उठेंगी जहां से, तो क्या होगा भाई? ये पी तरंगे। कौन सी तरंगे? पी तरंगे। तो ये क्या करेंगी? सारे माध्यमों में प्रवेश करेंगी। सारे माध्यमों में प्रवेश करेंगी। देखो ये द्रव है, ये ठोस है, और ये हमारा फिर से वही चीज ठोस है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? प्रवेश करते हुए जहाँ पे हुई आगे पहुंच जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा मार्ग चेंज होगा। क्या होगा? मार्ग थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे भी थोड़ा मार्ग चेंज होगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? द्रव आ गया। तो द्रव आने पर क्या होगा? फिर से ये क्या हो जाएंगी? इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तरंगे कौन सी हैं? ये पी तरंग है, ये भी पी तरंग है, और ये भी पी तरंग है। अब हम बात करते हैं जो एस तरंग है। मान चलिए पी तरंगों को यहाँ से, ये भी पी तरंग है और ये भी पी तरंग है। ठीक है, अब एस तरंगे हैं, तो जो एस तरंगे होंगी वो क्या हो जाएंगी? यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे। एस तरंगे क्या हो जाएंगी? यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारी होगी पी तरंग, और ये होगी हमारी एस तरंग। ठीक है, ये एस होगी और ये होगी हमारी पी तरंग। यहाँ पे भी थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि माध्यम चेंज होगा, इसलिए इनका क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ये पी तरंग है, ये भी पी तरंग है। ठीक है, और इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह में हो जाएगा, ये भी इस तरह में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पृथ्वी के माध्यम में पहुंचती है। तो अगर हम इसको देखें तो हम देखते हैं कि यह जो एस तरंगे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और भी एस तरंगे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे मुड़ जाती है, क्योंकि इनका क्या है? ये सिर्फ जो तरंगे होती है, कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी है? एस तरंगे। ये सिर्फ ठोस में क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठोस में क्या करती है? गति करती है। मगर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो द्रव आ गया, तो द्रव आते ही क्या हो जाएंगे? मुड़े जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मुड़ जाएंगे। तो जहाँ पे ये मुड़ती हैं वो जो एंगल है वो कितना है? 105 है। वो कितना है? 105। 105 डिग्री है। यहाँ पे भी 105 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कौन सी है? पी और एस तरंगे हमको मिल रही है। पी और एस तरंगे मिल रही है, मगर यहाँ पे सिर्फ पी तरंगे मिलती है। यहाँ कौन सी तरंगे मिलती है? पी तरंगे मिलती है। पी तरंगे मिलती हैं। और अगर हम बात करें ये जो पी तरंगे, यहाँ पे क्या है? पी तरंगे, ना तो पी तरंगे ना ही एस तरंगे। ठीक है, ना तो पी तरंगे हैं और ना ही एस तरंगे हैं। यहाँ पे कौन सी है भाई? पी और एस तरंगे नहीं है। पी व एस तरंगे नहीं है। यहाँ पर भी क्या है? पी व एस तरंगे नहीं है। एस तरंगे नहीं। ठीक है, ये जो जहाँ पे अनुपस्थित होंगी उस एंगल को बोला जाएगा 140। कितना बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा 145 डिग्री। यहाँ पे भी कितना होगा भाई? 145 डिग्री। तो इस तरीके से ये बेसिक चीजें हमने बता दी है कि किस तरीके से ये ट्रेवल करते हैं। बाकी हम भूकंप का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वह तरंगों का संचलन
पृथ्वी पर होता है। तो भूकंपीय तरंगों से हमें ये पता पड़ा कि वह किस किस माध्यम से होके आ रही हैं। तो किस जगह पे ठोस है, किस जगह पे द्रव है, ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने में सहायता करती है। और इस चित्र के माध्यम से हमने देखा कि किस किस दूरी पर वह ट्रेवल करती हैं। एक चीज और देख लीजिए, तो जैसे मान चलिए ये हमारा ऊपरी क्रस्ट है, तो ये महाद्वीप है। सिर्फ ये ऊपरी क्रस्ट जो होगा सिर्फ महाद्वीप में होगा। ऊपरी क्रस्ट कहाँ मौजूद होगा? महाद्वीप में। और ये नीचे का क्रस्ट होगा, लोअर क्रस्ट जिसे बोलते हैं, लोअर क्रस्ट। इसमें सिर्फ एक ही क्रस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धरातल नहीं है, तो यहाँ पे क्या पानी होगा। तो इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर एक नेक्स्ट और तरीका है, पृथ्वी के उद विकास के आधार पर हम इसको जांच सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मान चलिए कि किस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई। और नेक्स्ट हम जान सकते हैं उल्कापिंडों के माध्यम से। जैसे मान चलिए कोई उल्कापिंड गिर गया, तो उल्कापिंड किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का ही पार्ट है, और पृथ्वी भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो जब छोटा कण उन तत्वों से मिलकर और किस अवस्था से होकर वो गुजरा है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। उसी की भांति हम पृथ्वी की भी जानकारी उसी एक सैंपल के तौर पर उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके एक पार्ट को अगर हम क्लियर करें, तो वो पार्ट कौन सा है? वो है हमारा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। यानी कि जो क्रस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के पदार्थों से। सिलिकॉन, जिसको सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है, ठीक है। और जो मेंटल वाला जो पार्ट है, वो मेंटल पार्ट किससे बना हुआ है? वो पदार्थ का नाम है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे बना हुआ है? सिलिकॉन, ये बना हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पदार्थ कैसे हो गए? भारी हो गए, और ये पदार्थ कैसा हो गया? ये हल्का हो गया, ठीक है। और जो कोर वाला जो पार्ट है, वो कोर वाला पार्ट हमारा बना हुआ है नीफे से, निकल और आयरन से। किससे? निकल और आयरन से ये बना हुआ है। तो इस तरीके से इस पार्ट में क्या है, हमको पता चलता है कि किन पदार्थों की मौजूदगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है, ठीक है। तो ये जो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आगे हम इसी तरीके से क्लास को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।